Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are into the second lecture of the pricing decisions in our advanced management accounting course. So we were into the market-based approaches for pricing, and here we are going to discuss the target costing for target pricing. This is a very interesting topic और मार्केट में किस तरह से प्राइसिंग की जाती है ये उसकी एक मिसाल है। उसमें मार्केट जो है क्या प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रोडक्ट को सेट करती है और उस प्राइस को जहन में रखते हुए उसमें से पहले अपना मार्जिन निकालती है। मार्जिन निकाल के पीछे जो कॉस्ट बचती है उस कॉस्ट को जो है मद्देनज़र रखते हुए उस कॉस्ट के अंदर अंदर जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो है दो मेथड्स होते हैं, मार्जिन मेथड और मार्कअप मेथड प्राइसिंग के लिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके लिए जो है एक सेपरेटली एक लेक्चर मौजूद है, छोटी सी वीडियो मौजूद है, वो आप उसको सुन सकते हैं, मार्कअप मेथड एंड मार्जिन मेथड। तो starts with a target price which is estimated price for a product or service that potential customers are willing to pay। तो ये टारगेट प्राइस से जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है, सोचना शुरू करती है। टारगेट प्राइस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स के जहन में उस प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस क्या हो सकती है। हाउ कंपेटिटर्स विल प्राइस कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये सबसे अहम पॉइंट है कि जो है इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स की प्राइस कंपेटिटर्स क्या प्राइस सेट करेंगे, या इसमें एक चीज़ मैं खुद ऐड करता हूँ कि कंपेटिटर्स क्या प्राइस पे चल रहे हैं। हो सकता है कि कंपेटिटर्स ऑलरेडी उस जैसी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और वो एक खास प्राइस पे वो चीज़ चल रही है। मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत इसकी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। सो टारगेट प्राइसिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। एक छोटा सा प्रोसेस है, डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स। ये स्टार्ट होता है एक प्रोडक्ट से जो कि कस्टमर्स की जो है तमाम तर नीड्स को जो है वो फुलफिल करेगी, सेटिस्फाई करेगी। फिर एक टारगेट प्राइस सेट कर ली जाती है। याद रहे ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस कैसे मुतय्यन होगी। प्राइस सेट करने के बाद derive a target cost per unit by subtracting target operating income per unit from the target price। ये मैंने आपको बता दिया, either we are using a markup method or we are using a margin method। We will subtract our margin, our profit from the target price, so the remaining would be our target cost। तो उस cost के अंदर अंदर हमने प्रोडक्ट को बनाना है। तो उसके बाद हम अपना कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस याद रहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जिस वक्त जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स, तो उसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उसमें क्या क्या जो है वो रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, क्या क्या कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये सब कॉस्ट एनालिसिस कहलाता है। तो परफॉर्म वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट। वैल्यू इंजीनियरिंग को हम जो है सेपरेटली कवर करेंगे, तो उसके बाद वो करते हुए हम जो है टारगेट कॉस्ट को अचीव कर लेंगे। तो वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर भी तकरीबन यही कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। Let's see what is value engineering। So value engineering comes out to be a part of target costing। Value engineering is a systematic evaluation of all aspects of the value chain with the objective of reducing cost and achieving a quality level that satisfies customers। So value chain analysis के हवाले से आप अच्छे तरीके से if you are already taken the courses of strategic management, तो उसके अंदर आप वैल्यू चेन एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सो हेयर यू कैन सी वैल्यू चेन एनालिसिस। ये मैंने आपके लिए जो है एक जल्दी से माइकल पोर्टर का पेश करदा वैल्यू चेन एनालिसिस आपके रेडी रेफरेंस के लिए इसे ओपन कर लिया है, तो ये बस ज़रा देख लें, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी मौजूद होगा। तो इसके अंदर ज़रा जो है वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मुराद बेसिक एक्टिविटीज़, ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी है। इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, ऑपरेशंस हैं जो कि चीज़ों को प्रिपेयर करती हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स है, और सर्विसेज वगैरह। तो इन सब को ये बेसिक और प्राइमरी हो गई।
और उसके बाद इनको सपोर्ट करने के लिए फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, HR है वगैरह वगैरह, और फिर ये वैल्यू चेन एनालिसिस, ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा रेफरेंसेस का रख दिया। लेट्स मूव बैक ऑन टू आवर ओरिजिनल टॉपिक विच इज़ वैल्यू इंजीनियरिंग। तो वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर वैल्यू इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो हमने जो माइकल पोर्टर के पिछले मॉडल में जो कुछ देखा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह, तो उस सारे को इवेल्युएट किया जाएगा, उसको सिस्टमेटिकली एवेल्युएट किया जाएगा कि वहाँ पे कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की गुंजाइश मौजूद है, कौन सा एक प्रोसेस है जिसको छोड़ा जा सकता है, कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, और बावजूद इसके के क्वालिटी के ऊपर कोई हर्फ ना आए और कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई रहें। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। Value engineering entails improvements in product design और changes in material specification and modification in the process methods। बहुत अहम है तीनों पॉइंट कि इसमें प्रोडक्ट के डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट भी देखी जा सकती है, इम्प्रूवमेंट भी लाई जा सकती है, और ऐसी इम्प्रूवमेंट जो कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस कर दे और शायद क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे। बेटर एक चीज़ जो है पहले 3 स्टेप्स में होती है और 2 स्टेप्स में हो जाए, इजीली हो जाए, बेटर रिजल्ट्स आ जाएं, मटेरियल बेहतर हो जाए, और प्रोसेस मेथड्स जिनके ज़रिए उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें भी अगर जो है बेहतरी लाई जाए तो ऐसा इसमें मुमकिन है। To implement value engineering, managers must distinguish value-added activities and costs from non-value-added activities and costs। ये मैं पहले पॉइंट के अंदर शेयर कर चुका हूँ, आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि वैल्यू ऐड करती हैं उनको कंटिन्यू रखा जाए और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इससे जो है प्रोसेस का टाइम भी रिड्यूस हो, लेबर का टाइम भी रिड्यूस हो और कॉस्ट भी रिड्यूस हो। इन द सेम वे वैल्यू एडेड कॉस्ट क्या होती है ये आपके जहन में आ रहा होगा, तो इसको भी देखते चलें। वैल्यू एडेड कॉस्ट जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, गौर से देखें, वैल्यू एडेड यानी एक ऐसी चीज़ जो कि आपके प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कुछ अहमियत पैदा कर सकती है, वैल्यू पैदा कर सकती है, कुछ काम की चीज़ उसमें ऐड कर सकती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड। और अगर उसको, उस एक्टिविटी को, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो उससे असल जो है प्रोडक्ट की जो है परसीव्ड वैल्यू में कमी आ जाएगी, तो दैट इज़ वैल्यू एडेड कॉस्ट। नॉन वैल्यू एडेड इसके ऑपोजिट है कि ऐसा करें कि जो कि जिसके ख़त्म करने से उस प्रोडक्ट की वुड नॉट रिड्यूस द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी, यानी कि उसकी यूजफुलनेस में कोई कमी ना आए, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। तो इसमें जो है इट इज़ अ कॉस्ट दैट कस्टमर्स इज़ अनविलिंग टू पे फॉर, और ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके लिए कस्टमर पे नहीं करना चाहता। और इसके अंदर क्या, एक एग्जांपल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड मशीन ब्रेकडाउन्स। ऑब्वियसली जब एक प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी साथ ही जो है वो सामने आ जाती हैं, और उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को भी रिपेयर करना पड़ता है, और उसका भी कॉस्ट का कुछ पोर्शन जो है गुड प्रोडक्ट्स पे डाला जाता है। मशीन ब्रेकडाउन्स में भी जो लॉस होता है विच इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, तो उस लॉस का जो है, इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी कॉस्ट जो है गुड यूनिट शुड नॉट हैव बीन बियरिंग। नाउ मूव ऑन टू द पॉसिबल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग। अब इसके अंदर जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हमें, हमने देखा कि ये बहुत इसमें बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इसमें कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी इससे पैदा हो सकते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। Unless managed properly, value engineering and target costing can have undesirable effects. Number one, employees may feel frustrated if they fail to attain targets. इसमें बहुत अहम बात यह है कि अगर एक खास टारगेट सेट किया कि ये प्रोडक्ट इतने कॉस्ट के अंदर अंदर बनानी है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं बज़ाहिर ये महसूस करें कि वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं, तो उनके अंदर डिमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज़
कि the cross-functional teams may add too many features just to accommodate the different wishes of the team members. तो जिस वक्त इस तरह का एक सिनेरियो दरपेश होता है, टारगेट कॉस्टिंग हो रही है, तो उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। वो अपनी अपनी जो है कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो चाहेंगी कि वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऐड की जाएं, और उसमें उनकी विशेस भी शामिल होती हैं, उनकी मोटिवेशन, स्पेशल मोटिवेशन भी होती हैं, उनका माजी का एक एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट के लिए टू मैनी फीचर्स का बायस तो नहीं बन जाएंगे, और वो टू मैनी फीचर्स क्या जो है एक ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बनते चले जा रहे, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। A product may be in development for a long time as a team repeatedly evaluates alternative design. और इस चीज़ की लाजमी इम्प्लीकेशन ये है कि जब एक प्रोडक्ट एक लॉन्ग टाइम गुजार देगी डेवलपमेंट के अंदर ही, तो ये डिले जो है वो ऑब्वियसली मींस कॉस्ट। तो इसकी लाजमी कॉन्सिक्वेंस जो है वो कॉस्ट इंक्रीज़ की शक्ल में पैदा होगा, क्योंकि जब एक टीम जो है वो मुसलसल किसी खास प्रोजेक्ट में डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रही है, अल्टरनेटिव डिज़ाइंस को रिपीटेडली देखती चली जा रही है, तो वो कुछ इसमें वक्त ज़ाया हो रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन का बायस भी है और कॉस्ट इंक्रीज का बायस भी है। Organizational conflicts may develop as the burden of cutting costs falls unequally on the different business functions in the company's value chain. और जैसे कि आपने वैल्यू चेन एनालिसिस में देखा कि वहाँ पे अगर कॉस्ट को कट करने का जो जिम्मेदारी है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे पड़ती, तो वो उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये जिम्मेदारी भी हर कोई लेने को तैयार नहीं होता। लिहाजा ये ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होने का बायस बन सकता है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि हमने इश्यूज जो पैदा हो सकते हैं उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन बेहतर होगा कि हम उसके कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी आएँ, उस मसले के हल के बारे में भी कुछ रोशनी डालें। तो ये कैसे हो सकता है? इसका ऐसे हो सकता है कि टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन एंड सेलिब्रेट स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट कॉस्ट। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए उनकी पार्टिसिपेशन को, और अगर थोड़ी सी जो एक बेहतरी इम्प्रूवमेंट आती है तो उसको अच्छे तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ताकि वो उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और फ्रस्ट्रेशन पैदा ना हो। और तमाम तर इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स, फीचर्स में फोकस ऑन द कस्टमर होना चाहिए, ना कि ये कि अगर एक टीम मेंबर्स हैं वो फीचर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, वो फीचर ज़रूर से ज़्यादा होते चले जाएँ। पे अटेंशन टू शेड्यूल्स, जैसे कि मैंने पिछले एक पॉइंट में कहा कि डिले होना जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ को जन्म देता है, तो इसमें शेड्यूल्स को लाजमी जो है हमें ज़हन में रखना चाहिए। सेट कॉस्ट कटिंग टारगेट्स फॉर ऑल वैल्यू चेन फंक्शंस टू एनकरेज ए कल्चर ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। तमाम वैल्यू चेन फंक्शंस के अंदर कॉस्ट कटिंग टारगेट्स होने चाहिए, और इसमें ये फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए कि हमने कम किया या हमने ज़्यादा किया, बल्कि टीम वर्क और कोऑपरेशन की फ़िज़ा होनी चाहिए। So that's all for now, and we will be meeting with a few more topics on the same. Till then, Allah Hafiz.